नाज़रीन, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुलिस की दुश्मनी अच्छी नहीं, लेकिन दोस्ती तो बिल्कुल ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। ये मिसाल अमेरिका पे बिल्कुल सादिक आती है। ये हमेशा अपने दोस्तों को मरवाता है। यूक्रेन के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सबके लिए सबक है। इन्होंने रोते हुए कहा कि आज नेटो के 27 मेंबर ममालिक को फोन किए और पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो का हिस्सा है। नेटो के मेंबर्स डरे और सहमे हुए हैं और इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन को दिफा की यकीन दहानियां करवाई गई थी। अमेरिका यूक्रेन को उंगली करा के खुद मंजर से गायब हो गया है। याद रहे, इसी अमेरिका ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। अमेरिका हमेशा दूसरों की कुर्बानियां देकर खुद को मजबूत करता है। यूक्रेन को लड़ाकर अब खुद भाग गया। यूक्रेनी सदर बेचारा लड्डन जाफरी की तरह चिल्ला रहा है कि तुमने मुझे फंसा दिया। यूक्रेन अमेरिका और रूस के बाद 5000 एटमी हथियारों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी एटमी ताकत था। फिर अमेरिका, यूरोप, बरतानिया ने यूक्रेन को जुबानी, पढ़ी लिखी, मोतबर, मौशी, दिफाई जमानतें दी कि अगर यूक्रेन अपना एटमी प्रोग्राम बंद कर दे और तमाम एटमी हथियार अमेरिका के हवाले कर दे तो अमेरिका और नेटो इसकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन अमेरिका और नेटो पर मौशी और दिफाई एतबार करने की गलती कर बैठा। नतीजतन आज रूस यूक्रेन पर हमलावर है और यूक्रेनी सदर सारी यूरोपीय दुनिया में पागलों की तरह मदद की भीख मांगता फिर रहा है, मगर कोई यूक्रेन की मदद को नहीं आया। सबक वही है कि जो कौम अपनी मौशी दिफाई हिफाजत की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देती है, इसे तबाही, बर्बादी और हमले से कोई नहीं बचाता। काश अमरीकी इत्तेहादी तमाशाई बनने की बजाय इससे सबक सीखते। यूक्रेन रूस एक ही खिता, एक ही सकाफत, एक ही जैसा मुआशरा। ये दुनिया में कोई पहला वाकया नहीं है। अमेरिका की पूरी तारीख उठाकर देखें तो इस तरह के वाकयात से बहुत सारे खित्ते तबाह हो चुके हैं। हर तबाही और बर्बादी, जंगो जदल में अमेरिका की शैतानी और हाथ होता है। हर तरफ साजिशें, खूनरेजी करवाना अमेरिका का पसंदीदा खेल है। इस शैतानी खेल में इंसानियत को इंतहाई दर्दनाक दर्द में मुब्तला करने वाला अमेरिका पूरी दुनिया इस शैतान का भयानक चेहरा देख चुकी है। मकबूजा कश्मीर के मामले में भी भारत की पुश्तपनाही पर यही अमेरिका इसराइल था। फलस्तीन के मामले में भी यही इसराइल अमेरिका था। ताइवान चाइना की कशीदगी में भी यही अमेरिका था और अब यूक्रेन रूस की कशीदगी में भी यही अमेरिका है। यमन, लिबिया, इराक, शाम, अफगानिस्तान, बर्मा की तबाही के पीछे भी अमेरिका ही था। इस अमेरिका ने इंसानियत को तकलीफ में मुब्तला करने के लिए हर वो हथियार इस्तेमाल किया है इंसानियत के खिलाफ जो कर सकता था। कभी जापान पर दुनिया का खतरनाक तरीन दर्द देने वाला न्यूक्लियर बम, कभी इंसानियत को खुद साख्ता बीमारी में मुब्तला करने वाला अमेरिका पूरी दुनिया की माइशत को बजोरे ताकत कंट्रोल करने के बाद पूरी दुनिया में भूखो अफलास को बढ़ाने वाला यही अमेरिका है। पूरी दुनिया के अमन के लिए अमेरिका को रोकना होगा। पूरी दुनिया में भूखो अफलास को मिटाने के लिए अमेरिका को लगाम डालनी होगी। मुनाफिकत देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि लेट्स गिव पीस अ चांस, जबकि इराक जंग के खिलाफ 5 बराज़मों पे लाखों लोगों ने जंग के खिलाफ मार्च किया, खास तौर पे अमेरिका और इन ममालिक में जो इसके इत्तेहादी थे। लेकिन इनकी जमहूरी हुकूमतों ने अवामी राय आमा को जूते की नोक पे रखा और अमन की बजाय जंग को मौका दिया। किसी भी इस्तेमार की पॉलिसी कमजोर करने के मुकाबले में हमेशा गुंडागर्दी की रही है और ताकतवर के मुकाबले में तरले और मफाहमत की। अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन नेटो के यूरोपियन इत्तेहादियों की तो रूस के साथ दीवारें साझी हैं। इसीलिए तो चाचा प्यूटन को कहा जा रहा है कि अमन को एक मौका दो, वरना सद्दाम हुसैन और मुल्ला उमर को नहीं कहा गया था कि अमन को मौका दो, बल्कि डेजी कटर बमों और ऑपरेशन शॉक एंड ऑफ की तबाहकारियां अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने किसी एक्शन मूवी की तरह दिखाई थी कि हम ये कर रहे हैं। अमेरिका की जंगी सनत और कारपोरेट मीडिया को हमेशा एक जंग की जरूरत रहती है। अफगानिस्तान और इराक जंग में इस सनत और माफिया ने खूब माल बनाया। अफगानिस्तान के बाद एक नए वार थिएटर की जरूरत है। इस पे नोम चोम्स्की ने कई साल पहले खबरदार किया था कि अमेरिका रूस के करीबी ममालिक में नेटो और अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के जरिए रूस को प्रोवोक कर रहा है। लेकिन रूस में भी इस वक्त बुश से भी बखरी का सदर बैठा है। इसने ये नहीं कहा कि तुम इस जंग में हमारे साथ हो या उनके साथ। इसने तो ये कहा कि कोई इसमें मुदाखलत ना करे, वरना इसके नताइज तारीखी होंगे। चोम्स्की जैसे उलमा का ये सवाल हक बजानिब है कि अमेरिका रूस के कुर्बो जवार में क्यों अपनी चेक पोस्टिस रखना चाहता है। पर्ल हार्बर के बाद से आज तक अमेरिका की सरजमीन पे कोई फौजी हमला नहीं हुआ, तो फिर इसे क्या खतरा है कि हर जगह नाका लगाना चाहता है। जवाब इसका यही है कि अमेरिका एक वार मशीन है। इसकी सबसे अहम प्रोडक्ट खौफ है जो ये बेचता है और इसकी बुनियाद पे इसकी तमाम जेली सनतें यानी बैंकिंग, फाइनेंस, तेल, मल्टीनेशनल कंपनियां और असला साज इदारे, मीडिया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है। सर्द जंग के दौरान और बाद में भी अमेरिका रूस को प्रोवोक करता रहा है। लेकिन पहले शायद बोरिस येल्सन और गोर्बाचोव जैसे लोग थे। अब इनका वास्ता प्यूटन जैसे बैड बॉय से पड़ा है जो शायद बाप मार्ले को शौक से सुनता है। अमेरिकी हुकूमत और मीडिया और सरकारी नुमाइंदे यूक्रेन पर रूसी हमले का जिस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगता है वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग छिड़ जाए। अमेरिका यूक्रेन को यूरोप का अफगानिस्तान क्यों बनाना चाहता है? इसका एक ही जवाब है और वो है मौशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। सोवियत यूनियन के शिकस्त और रेखत के बाद मौजूदा रूस का यूरोप के साथ फासले बहुत बढ़ गए थे। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को जो खुद यूरोप में है, लेकिन यूरोप रूस को एक दुश्मन या हरीफ की निगाह से देख रहा था। लेकिन प्यूटन के बाद रूस और
यूरोप में फासले कम होना शुरू हुए। अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि यूरोप का झुकाव रूस की तरफ हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से अमेरिका बहरा ओकियानूस के उस पार यूरोप और एशिया से अलग थलग मुल्क रह जाएगा और इसकी मौशी मफादात को शदीद दचका लग जाएगा। देखा जाए तो तारीखी लिहाज से रूस और यूरोप हमेशा करीब रहे हैं। 2-3 सदियां कबल जब जदीद अमेरिका का वजूद ही नहीं था, तो इससे भी 1000 साल पहले तक रूस और यूरोप एक दूसरे के साथ बाहमी तजारत और लेन देन करते थे। मफादात की इस अजब दुनिया में सुपर पावर की मौशी तलवार की चमक के लिए मजीद खून की जरूरत है और ये खून इसे यूक्रेन में मिल सकता है। दुनिया की ये गालिब तहजीब बेशक गालिब है, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक आइडियल तहजीब न पहले थी और न आज है। एहतराम, अमन, बर्दाश्त, आजादी इजहार राय और आजादी मजहब के नारे सब खोखले और सियासी होते हैं। दुनिया में ताकत ही असल है और यही इस बात का म्यार है कि किसकी बात कबूल होगी और किसकी नहीं। रूस और यूक्रेन की जंग में अमरीकी और बरतानवी कैंप यूक्रेन की जानिब है, लेकिन अमलन आनिया जानिया ही चल रही हैं। क्यों? इसलिए कि इसके पास एटमी पावर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब सोवियत यूनियन का 1991 में शिराजा बिखरा और यूक्रेन आजाद हुआ तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी कुव्वत था। इसके पास सोवियत यूनियन के एटमी हथियार थे, लेकिन फिर इसने इन्हें खत्म कर दिया और जवाब में पता है क्या मिला? रूस, यूके और अमेरिका ने इसकी हिफाजत की यकीन दहानी करवाई। आज वही रूस इस पे हमलावर है। सुलह की तरगीब तो कुरान करीम में है, लेकिन जंग की तैयारी और दुश्मनों को डराने के बाद यही दुनिया का तरीका है। आज यूक्रेन के हाल को देख लीजिए, जब यूक्रेन चीख चीख कर एक यूरोपीय मुल्क और खास कर अमेरिका से मदद मांग रहा है कि हमारी मदद करो, हम रूस से नहीं लड़ सकते, तो ये तमाम इंसानियत के अलमबरदार इसे सिर्फ झूठी तसल्लियां देकर तरखा रहे हैं। शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत है, वरना आज जो ये मुनाफिक यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन को कम से कम झूठी तसल्ली दे रहे हैं, अगर हम एटमी कुव्वत ना होते और भारत या कोई भी हम पर चढ़ाई कर देता तो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप ने झूठी तसल्ली भी नहीं देनी थी हमें, और उल्टा हमें ही दबाते और हम मुंह खोलकर अपने वतन में तबाही और बर्बादी होते देख रहे होते। आज अल्लाह पाक का बेशुमार शुक्र है कि हम एटमी ताकत है। अगर हमारा कुछ ना रहा तो हम छोड़ेंगे उनका भी नहीं। कुछ अपने आप को बड़ा महान, सीनियर और तजुर्बाकार, तजिजिया निगार समझने वाले दानश्वर, कुछ फौज मुखालिफ लोग, भारत नवाज सहाफी और गद्दार किस्म के सियासतदान अवाम के दिमागों में ये जहर घोलते हैं कि हमारी फौज बजट का 70% खा जाती है, जिसकी वजह से अवाम गरीब है। इससे बढ़कर कहते हैं इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत क्या है, जंग हो नहीं रही और कश्मीर भी हमारी फौज ने कौन सा आजाद करा लिया। ये एटम बम किस काम का, कब चलाएंगे हम, ये मिसाइल किस लिए बनाए हैं? सबसे पहले आपको बताऊं कि बजट दस्तावेजात के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान को बजट का 17% हिस्सा मिलता है। इससे इस मुल्क का दिफा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गरीब मुल्क होने के बावजूद हमने एटम बम बनाया, हमने मिसाइल बनाए, हमने GF-17 थंडर बेहतरीन लड़ाका त्यारा बनाया। अब यूक्रेन का सदर रो रहा है कोई हमारी मदद को नहीं आया। नेटो, यूरोप और अमेरिका ने हमें यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वो चुप हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, कुल मिलाकर बात ये है, अपना दिफा खुद करना पड़ता है, कोई आपकी जंग नहीं लड़ेगा। 65 में अमेरिका सेटू और सेंटू मुआहदे से पीछे हट गया, फिर 71, फिर अफगान वार के बाद हमें अकेला छोड़ दिया गया। इसलिए दिफा की अहमियत यूक्रेनी सदर और इसकी अवाम से पूछें। इस वक्त जो कौमें दिफा पर खर्च नहीं करती, दूसरों पर इन्हिसार करती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये पाकिस्तान ही है जिसने वाकई में गुर्बत झेल कर एटम बम, मिसाइल और लड़ाका त्यारे बनाए और खुद को मजबूत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।